हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रगतिशील क्लासेस। कैसे हैं आप सब? लास्ट वाला लेक्चर आपने देखा होगा, है ना? तो चलो, आज का हमारा लेक्चर है और हम लोग इस लेक्चर में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो सेल वॉल पर था और होप सो आपको समझ में आया होगा, राइट? तो और प्रीवियस जितना भी है मैं बार बार कह रही हूँ, रिवीजन करते रहो ताकि अगर रिवीजन नहीं करोगे तो यकीन जाना भूलते चले जाओगे, है ना? कभी भी छुट्टी वाला दिन, अक्सर सैटरडे और संडे में लेक्चर अपलोड नहीं होता है, तो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम एंड सैटरडे और संडे को डू रिवाइज योर सिलेबस। प्रीवियस जितना भी है सबको रिवाइज करने की जरूर से कोशिश करो, ठीक है ना? तो चलो, हम लोगों ने लास्ट टाइम सेल वॉल के बारे में पढ़ा था और मैंने बताया था कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और प्लांट सेल का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है सेल वॉल, है ना, विच इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। और मैंने बताया था कि फंजाई जो होते हैं उनके बॉडी में भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो सेल वॉल प्लांट सेल का होता है और जो सेल वॉल फंगल सेल का होता है, बोथ आर, अगर मैं बहुत थोड़ा सा डीप नॉलेज है लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन ये आ जाता है दैट द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ डैश, यू ऑप्शन, यू हैव वेरियस ऑप्शन, or the cell wall of fungal cell is made up of dash and you have your various option. क्लियर? तो ये बात मैंने बताया कि ये चीज को ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ये डेप्थ नॉलेज है कि दोनों के बॉडी में सेल वॉल होते हैं, बट द स्ट्रक्चरली मैं बात करूं अगर मैं थोड़ा सा, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। दोनों एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लेकिन बावजूद उसके एक जो है वो सेल्यूलोज कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ होता है और दूसरा जो है वो काइटिन के कार्बोहाइड्रेट काइटिन से बना हुआ होता है, ठीक है? फिर मैंने बताया था कि जब दो सेल वॉल आपस में जुड़ते हैं तो उनको बीच में जोड़ने का जो काम करता है, जो सीमेंटिंग का काम कर रहा होता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडिल लैमिला। उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं मिडिल लैमिला, जो कि मिडिल लैमिला बना हुआ होता है पेक्टिन। याद कर लो, यहीं पे याद कर लो, मिडिल लैमिला इज मेड अप ऑफ पेक्टिन, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। Pectin, calcium and magnesium. And what is pectin? Pectin is also a type of carbohydrate. जैसे सेल्यूलोज एक कार्बोहाइड्रेट है, जैसे काइटिन एक कार्बोहाइड्रेट है, ठीक उसी प्रकार से pectin is also a type of carbohydrate. So what does middle lamella do? Middle lamella help in cementing. दो सेल वॉल को जोड़ने में, नॉट दो सेल वॉल, दो सेल को जोड़ने में मदद कर रहा होता है। यहाँ तक हमने बात किया था। फिर मैंने फंक्शंस के बारे में बताया था कि इट गिव डेफिनेट शेप, इट हेल्प टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वेरी हार्श एडवर्स कंडीशन, है ना? फिर मैंने बताया था एक्सेस ऑफ अमाउंट में जब एंडोऑस्मोसिस होने लगता है तो सेल मेम्ब्रेन को बहुत फैलने नहीं देता है। इट रिस्ट्रिक्ट कि अब बस दिस इज योर लिमिट, इससे ज्यादा तुम्हें फैलना नहीं है। हमने ये सारी चीजों के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। उसके बाद फिर हमने बताया था कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी दे रहा होता। मैकेनिकल स्ट्रेंथ वही द सेम थिंग कि इट अगेन प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्श एंड एडवर्स कंडीशन। दिस इज अगेन द सेम थिंग। सो आपको बोर्ड में शायद एक और चीज समझ लो कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग डेलिकेट स्ट्रक्चर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अ लिविंग डेलिकेट स्ट्रक्चर, बट हाँ, एंड ऑल्सो वेरी थिन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज वेरी थिन, डेलिकेट, living structure, right? But if I talk about the cell wall is thick, cell wall is rigid and cell wall is not living, it is dead, है ना? समझ रहे हो ना? ये सारी बातें हैं, ध्यान रखना। तो कॉपी में एक कोशिश करना कि एक काम करना कि मेक अ कॉलम और एक जगह थोड़ा सा सेल वॉल और थोड़ा सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ऐसा करना। मेक अ क्वेश्चन, एक थोड़ा एफर्ट करना कि एक कॉलम बना लेना, एक के इधर की तरफ लिखना सेल वॉल और इधर की तरफ लिखना सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? और दोनों के बारे में जितना पॉइंट जानते हो डिस्टिंग्विश करना सीख जाओ। उससे क्या होगा ना, आसानी आप ही लोगों को होने वाला है। समझ में आया ना? तो ये चीज को जरूर से एफर्ट करना। क्लियर हो गया? तो ये डिफरेंस जरूर से करना। ये क्वेश्चन दे रही हूँ मैं, और आपको एक और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, दैट योर क्वेश्चन है व्हाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ये जरूर से लिख के दिखाना मुझे, कॉपी में, सब लोगों की कॉपी में चाहिए।
और जरूर से फोटो व्हाट्सएप पे मुझे शेयर करना, ताकि जो बच्चे ने गलत अगर लिखा होगा तो मैं उनको जरूर से करेक्ट आंसर लिख के दूंगी, ठीक है ना। तो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाई सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल, और आपका दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट है आज का हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूक्लियस। देखो, न्यूक्लियस को जब मैं एज अ कंपोनेंट पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि न्यूक्लियस इज द ब्रेन ऑफ सेल। बॉस को मैंने कहा था न्यूक्लियस क्या है, बॉस है, वो पूरे सेल को कंट्रोल करने वाला है, और इसीलिए उसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं, इसीलिए हम उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब समझो कि न्यूक्लियस कोई सा भी सेल हो, जिस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन हर तरह के सेल में पाए जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सेल। ये अलग सी बात हो सकती है कि न्यूक्लियस कहीं पे वेल डेवलप्ड होगा और न्यूक्लियस कहीं पे नॉट वेरी डेवलप्ड, ये हो सकता है ना। और जो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है उसको हम प्रॉपर टर्म न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, है ना। वहां पे हम कह देते हैं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट एक्चुअली न्यूक्लियस इज एब्सेंट। कह सकते हैं कि न्यूक्लियस जो एक जो आइडेंटिटी है वो एब्सेंट होता है, बट न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, जो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होता है, एवरीथिंग इज प्रेजेंट इन जो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके बारे में भी कहोगे। अगर अभी तक नहीं समझ में आया क्या मैंने बताया तो मेरी बात को सुनो कि न्यूक्लियस कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, हर ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस बहुत हाईली डेवलप्ड होता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस लेस डेवलप्ड होता है। जैसे हम ह्यूमन बीइंग, हम बहुत एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म है, तो जाहिर सी बात है हमारे बॉडी का न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होगा, और जो बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, लाइक different types of microorganism, no not different type of microorganism, mainly बैक्टीरिया के पास प्रॉपर तरह का न्यूक्लियस नहीं होता है। अब क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हम कहते हैं नॉट ट्रू न्यूक्लियस, और क्या होता है अभी हम लोग सब न्यूक्लियस के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, एनिमल सेल में अगर मैं बात करूं, ऐसे तो ओवरऑल एक मैं न्यूक्लियस के अगर साइज पे बात करूं तो न्यूक्लियस इज द ग्रेटेस्ट, मतलब सेल वॉल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर अगर कोई स्ट्रक्चर है तो न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल जो होता है, जो मेच्योर प्लांट सेल होते हैं, उनके बॉडी में वैक्यूल नाम का स्ट्रक्चर भी होता है, जिसके रेस्पेक्ट में हम कहते हैं कि वैक्यूल इज क्वाइट लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। इसलिए हम कहते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट प्रेजेंट इन सेल, ठीक है। अगर एक ओवरऑल बात करें कि कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो सबसे बड़ा होता है और वो सब में पाया जाता है, तो हम कहेंगे न्यूक्लियस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि प्लांट सेल में सबसे बड़ा कौन सा ऑर्गेनेल होता है, तो वो होगा वहां पे वैक्यूल। क्लियर हुआ ना, यहाँ तक क्लियर हो गया। दूसरी बात सुनो, जो एनिमल सेल होते हैं उसमें वैक्यूल एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर सेल में एनिमल सेल में वैक्यूल एब्सेंट होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं न्यूक्लियस इज सबसे बड़ा, न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है एनिमल सेल में और बिल्कुल सेंटर का पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो प्लांट सेल होता है वहां पे मेजॉरिटी जो पोर्शन होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर लेता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस को पेरीफेरी पे रहना पड़ता है। मतलब समझ लो ये है एनिमल सेल, ये है हमारा एनिमल सेल। अब ये देखो, ये है हमारा, मान लेते हैं ये हमारा है प्लांट सेल, मान के चलते हैं। इसका मेजॉरिटी इस तरह का पोर्शन मान लेते हैं ये हमारा है, दिस इज आवर वैक्यूल, लेट अस सपोज। तो जाहिर सी बात है कि न्यूक्लियस को कहीं पे पेरीफेरी पे ही रहना पड़ेगा, और जो बचा कुचा पोजीशन है और जो बचा कुचा स्पेस है उसको अलग अलग प्रकार के सेल ऑर्गेनेल रहेंगे। तो हम कहते हैं कि इन एनिमल सेल न्यूक्लियस ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, whereas in plant cell nucleus does not occupy the central position, और मेजॉरिटी जो प्लांट सेल में होता है वो वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा होता है, ठीक है। अब थोड़ा सा डेप्थ में हम जाते हैं, उससे पहले थोड़ा सा लिखो। न्यूक्लियस
हेडिंग डालो, ठीक है। और प्लीज जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आई मस्ट टेल यू, प्लीज यूज 2 to 3 डिफरेंट कलर पेन। उससे क्या होगा ना, हाईलाइट करने में, कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स को नोट करने में, कोई इंपॉर्टेंट है उस चीज को मेंशन करने में आसानी होगी, है ना। प्लीज डोंट राइट ओनली ब्लू पेन। ऐसा मत करो कि वो एकदम शुरू कहाँ हुआ, खत्म कहाँ हुआ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यू एटलीस्ट 2 to 3 डिफरेंट कलर पेन, लाइक रेड, नो नॉट रेड, लाइक ब्लू, लाइक ब्लैक एंड वॉट एवर द अदर कलर यू लाइक। तो इस तरह से कर लो। न्यूक्लियस के बराबर में, मतलब यहाँ पे ऐसे करके लिखो, ब्रेन ऑफ द सेल, ठीक है, ताकि जब भी कभी रिविजन करो तो जल्दी से नजर आ जाए। अच्छा, न्यूक्लियस, ब्रेन ऑफ द सेल। तो लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लेकर के लिखो, पॉइंट नंबर 1, इसको हम कहेंगे पॉइंट नंबर 1। लिखो, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। मतलब प्रोमिनेंट कहने का मतलब अच्छा खासा साइज में होता है। चाहे हम एनिमल सेल में बात करें, चाहे हम प्लांट सेल में बात करें, अच्छा खासा बड़ा होता है। ऐसा नहीं होता है कि मुश्किल हो रहा है, प्रोमिनेंट होता है स्ट्रक्चर। सो लिखो, न्यूक्लियस इज द प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का स्पेलिंग है PROMI, प्रोमिनेंट, प्रोमिनेंट कॉमा स्फेरिकल स्ट्रक्चर। देखे होगे मैंने यहाँ पे भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया, मैंने यहाँ पे भी, भले ही मैंने इसको पेरीफेरी पे कर दिया, बट स्टिल मैंने उसको सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर बनाया है ना। सो राइट डाउन, न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट कॉमा स्फेरिकल स्ट्रक्चर, स्फेरिकल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल, प्रेजेंट इन सेल। इन सेल में अगर मैं बात करूं कौन से सेल में, तो समझ लो लगभग हर तरह के सेल में न्यूक्लियस सेंटर का पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, चाहे वो कोई सा भी सेल हो, एक्सेप्ट फॉर प्लांट सेल। प्लांट सेल में भी जो मेच्योर प्लांट सेल होते हैं, वो जो अभी बिल्कुल न्यूली ग्रोन जो होते हैं ना, जो बिल्कुल यंग सेल होते हैं, उनमें भी न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सेंटर पे ही होते हैं। बट जैसे जैसे वैक्यूल का साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस क्या होता है, साइड होते चला जाता है। क्लियर हुआ ना। तो वही मैं कह रही हूँ कि हर सेल में, लगभग हर सेल में न्यूक्लियस सेंटर का पोजीशन ऑक्यूपाई करता है, लेकिन जो प्लांट सेल होते हैं, जो मेच्योर प्लांट सेल होते हैं, उनमें वो पेरीफेरी का पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो राइट डाउन, न्यूक्लियस इज अ प्रोमिनेंट स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन ऑल सेल। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनल, largest organelle, it is the largest organelle, largest organelle present in cell, present in cell। नेक्स्ट पॉइंट देखे लिखो, वही वो बात मैं बता रही हूँ कि इन प्लांट सेल लिख लेना ताकि भूलोगे नहीं। नेक्स्ट पॉइंट देकर के अब अच्छे से लिख लो, इन प्लांट सेल, इन मेच्योर प्लांट सेल, ऐसे करके लिखना, इन मेच्योर प्लांट सेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एट पेरीफेरी, वेयर एज इन एनिमल सेल और एनी अदर सेल इट ऑक्यूपाइड द सेंट्रल पोजीशन। ये लिख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे करके लिखो, नोट करके लिखना, अच्छे से उसको हाईलाइट करके लिखना। लिखो, इट कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल द एक्टिविटी ऑफ द सेल। Very important. It control almost all the activity of the cell. Therefore, it is known as brain of the cell. Clear हो गया? अब नेक्स्ट पॉइंट, यहां तक तो उसका हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, फंक्शन समझ लिया, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता, सब समझ लिया, ठीक है। अब न्यूक्लियस को थोड़ा सा हम डेप्थ में देखते हैं। मैं इरेज कर रही हूँ। देखो, अभी हमने सेल के बारे में पढ़ा। सेल के बारे में जब अभी तक इतना आपको माइंड में चला गया होगा अच्छे से कि कोई सेल होता है, उसका सेंटर पोजीशन में न्यूक्लियस होता है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, न्यूक्लियस होता है, ये अलग, ये साइटोप्लाज्म का एरिया होता है जिसमें अलग अलग प्रकार का सेल ऑर्गेनेल होता है। इतना कुछ सब बच्चे को होप से समझ में आया होगा। पढ़े ना, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, पढ़े हो ना। ये हो गया हमारा साइटोप्लाज्म, इतना पढ़े हो, है ना। और ये वाला स्ट्रक्चर जो है सब चीज पढ़े हो। तो सेल मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन वही हुआ ना,
सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन जो सेल को सराउंड कर रहा। तो मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है कि वो बाहर के एनवायरनमेंट को अंदर के एनवायरनमेंट से क्या करता है, अलग करता है ना। इट सेपरेट द अंदर का एनवायरनमेंट एंड बाहर का एनवायरनमेंट मिक्सअप करने से रोकता है ना। सेल मेम्ब्रेन का यही फंक्शन है। अब मेरी बात को सुनो, जिस तरह से तुमने और हाँ, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो मैंने ये भी बताया था कि सेल की कोई आइडेंटिटी नहीं होगी, है ना। ठीक उसी प्रकार से न्यूक्लियस को भी कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन की जरूरत होती है और उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मतलब वो मेम्ब्रेन जो न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसको मैं इरेज कर रही हूं। अब थोड़ा सा समझना न्यूक्लियस के बारे में। देखो, अब मैं ये स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का बना रही हूं, मतलब मैं मैग्नीफाई कर रही हूं। ये है न्यूक्लियस, ठीक है, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। डायग्राम जरूर से बनाओगे। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिस तरह से सेल के अंदर जो लिक्विड स्ट्रक्चर था, जो फ्लूइड स्ट्रक्चर था, जहां सारे फंक्शंस हो रहे थे, उसको हमने क्या कहा था, साइटोप्लाज्म। उसको हमने कहा था साइटोप्लाज्म, यानी वो फ्लूइड दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब वो फ्लूइड जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया। और एक तीसरा स्ट्रक्चर होता है जो सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये न्यूक्लियोलस समझ लो, प्रोटीन रिच सेंटर होता है, और भी बहुत चीजें, अभी बस समझो। ये हो गया हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया हमारा न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। खैर, और इसके अंदर कुछ ऐसा डेंस लाइक स्ट्रक्चर होता है, 1 या 2 में पाया जाएगा, इस तरह से कुछ होता है। एंड दैट स्ट्रक्चर इज नोन एज न्यूक्लियोलस। ठीक है, यानी ये स्ट्रक्चर है हमारा न्यूक्लियस के अंदर। और इसके अलावा हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। इसके अलावा हमारा होता है जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा होता है कुछ प्रोटीन। उसके अलावा होता है एक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं आरएनए। ठीक है, अभी आरएनए क्या होता है नहीं पता, प्रोटीन के बारे में पता होगा, जेनेटिक मटेरियल के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म बता दिया, न्यूक्लियोलस बता दिया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बता दिया। यहां तक ये डायग्राम को बना लो और बना करके आगे लिखते हैं। ठीक है, सो राइट डाउन स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। इस डायग्राम को बना लो, उतना लिखो, उसके बाद लिखो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस में लिखो इट हैज 3 कॉम्पोनेंट। जैसे 3 कॉम्पोनेंट हमने वहां पढ़ा था, है ना, सेल में हमने 3 कॉम्पोनेंट पढ़ा था, उसी तरह से यहां भी 3 कॉम्पोनेंट है। इट हैज 3 कॉम्पोनेंट। नंबर 1 न्यूक्लियर इनवेलप। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम और क्या कहेंगे, न्यूक्लियर इनवेलप। क्लियर। नंबर 1 न्यूक्लियर इनवेलप। नंबर 2 न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। एंड नंबर 3 इट इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब मेरी बात सुनो, अभी मैंने यहां तक क्लियर हो गया। नंबर 1 इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, नंबर 2 इज न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम न्यूक्लियर सैप भी कहते हैं। एंड नंबर 3 इज न्यूक्लियोलस। इसके अलावा मैंने बताया कुछ जेनेटिक मटेरियल होता है ना, और मैंने बताया कुछ प्रोटीन होता है, कुछ आरएनए होता है। इतना कुछ बस अभी लिख लो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आए तो इस आरएनए को हटा देना। ठीक है, इस आरएनए को हटा देना। जब मैं और डेप्थ में थोड़ा सा बढ़ाऊंगी ना तब बताऊंगी। ठीक है, चलिए यहां तक हो गया। अब मेरी बात को सुनो।
मैंने अभी बताया कि कुछ ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, न्यूक्लियस में आइडेंटिटी नहीं हो पाती है कि न्यूक्लियस कहाँ शुरू, न्यूक्लियस कहाँ खत्म। अब आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसके हट जाने से न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। बताओ कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है। क्या न्यूक्लियोप्लाज्म के हट जाने से सेल की न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? क्या न्यूक्लियोलस के हट जाने से न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के हट जाने से न्यूक्लियस की आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी? तो इसका सही आंसर है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो एक बाउंड्री है वो अगर नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस कहाँ शुरू, न्यूक्लियस कहाँ खत्म, ये तो पता ही नहीं चल पाएगा। तो वही बात है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन चूंकि सराउंड करता है तो वो डेफिनेट शेप बता देता है कि यहाँ से यहाँ तक जो है वो है हमारा न्यूक्लियस। और अगर ये स्ट्रक्चर नहीं रहेगा तो हमें क्या पता कि सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ शुरू हुआ और सेल के अंदर न्यूक्लियस कहाँ खत्म हो गया। तो यही बात होती है कि जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो ऑर्गेनिज्म हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं, एडवांस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। और जिस ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है वो ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब बिल्कुल लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया होते हैं वो लेस डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं और जो हम ह्यूमन बीइंग हो गए या और कोई अलग ऑर्गेनिज्म है दे आर ऑल हाई डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो अब इसी क्राइटेरिया पे 2 बढ़ जाता है। क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो वो हाई डेवलप्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो वो लेस डेवलप्ड। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है उसको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। अब नहीं समझ में आया, क्या पढ़ाया मैम, क्या समझ में नहीं आया? मेरी बात सुनो, मैंने अभी बताया न्यूक्लियस जो स्ट्रक्चर है वो 3 कंपोनेंट होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड द थर्ड वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लिए। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस है और जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, सब चीज है प्रेजेंट, बस वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो हम समझ में आएगा कि सेल में कहाँ पे न्यूक्लियस है। हम बस कहेंगे सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर सब कुछ होता है उसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक। देखो, प्रो मतलब होता है फर्स्ट, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, यू मतलब होता है ट्रू, कैरियोन मतलब होता है न्यूक्लियस, मतलब प्रोकैरियोटिक, फर्स्ट न्यूक्लियस। अब जाहिर सी बात है कोई चीज नया डेवलप हुआ है, क्या उसमें फिनिशिंग आ जाएगी, क्या उसमें परफेक्शन आ जाएगा? नहीं। इसी वजह से जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है और जो ट्रू न्यूक्लियस जिनके पास होता है उनको यूकैरियोटिक कहते हैं, मेम्ब्रेन उनके पास होता है। तो पॉइंट नंबर 1 करके लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिखो। पॉइंट नंबर 1, इट इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी क्या एक लेयर में नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बहुत, देखो आखिर इतना मेम्ब्रेन की क्या जरूरत है? जो जेनेटिक मटेरियल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लो खजाना है, तहखाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अब आपके घर में समझ लो ऐसे, आपके घर में है तिजोरी, तुम क्या करोगे उस तिजोरी को? ऐसे ही घर में कहीं पे भी रख दोगे या उसको अच्छे से कमरे के अंदर और भी अच्छे से लॉकर में पता नहीं क्या क्या कहाँ रखोगे, है ना? प्रोटेक्शन चाहिए। उसी तरह से जेनेटिक मटेरियल को बहुत प्रोटेक्शन में रखने की जरूरत है। इसी वजह से सेल के अंदर डायरेक्ट से जेनेटिक मटेरियल नहीं डाल दिया गया। जो हायर एडवांस ऑर्गेनिज्म है उनमें, जो लोअर है बेचारे उनमें सब चलता है, जो हायर ऑर्गेनिज्म है उनमें ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल नहीं डाल दिया गया, सेल के अंदर ऐसे ही जेनेटिक मटेरियल नहीं डाल दिया गया। उनमें क्या किया गया कि एक मेम्ब्रेन बनाया गया, फिर एक और मेम्ब्रेन बनाया गया, फिर उसके अंदर डाला गया क्या? जेनेटिक मटेरियल को। इसीलिए न्यूक्लियस के पास ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन, 2 मेम्ब्रेन,
फिर इसके अंदर है हमारा न्यूक्लियोलस और इसके अंदर सब कुछ प्रेजेंट होता है। विजिबल है? लिखो पॉइंट नंबर 1, इट इज द डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट सेपरेट द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो, नेक्स्ट पॉइंट देकर के लिखो। जैसे हमने पढ़ा था सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ठीक उसी तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। सो नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, इट इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। अब देखो यहां तक तो हो गया। सेल मेम्ब्रेन के बारे में हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कहीं कहीं पे पोर होंगे तब तो सामान अंदर आएगा, सामान बाहर जाएगा। अगर पोर होगा ही नहीं तो क्या पता कोई चीज तो अंदर आएगा ही नहीं, बाहर जाएगा ही नहीं, है ना। इसी वजह से इसी तरह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसमें भी पोर बनाया गया ताकि कोई चीज अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आसानी से आ जा सके। कुछ ऐसा, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, लिखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज मेनी पोर्स एंड द पोर इज नोन एज न्यूक्लियर पोर। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैज मेनी पोर, और मेनी पोर के ब्रैकेट में लिख दो, उस पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर, उस पोर को कहते हैं न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस का पोर मतलब न्यूक्लियर पोर, एकदम आसान सा तो है। ठीक है, विच अलाउ the exchange of material, which allow the exchange of material between nucleus and cytoplasm, between nucleus and cytoplasm। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर रही हूं ताकि एक अच्छा सा स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना सकूं। देखो ये है मान लो मेरा सेल, बड़ा, काफी बड़ा। सेल के अंदर ये मान लो मेरा है न्यूक्लियस, ये है मेरा न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन। यहां पे थोड़ा थोड़ा पोर, और ये मेम्ब्रेन बना हुआ है लिपिड एंड प्रोटीन का। मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। क्लियर हो गया। इस पोर को मैंने नाम दिया न्यूक्लियर पोर। चलो बनाते जाओ साथ साथ, न्यूक्लियर पोर। ये भी ठीक इसी तरह से, ये भी डबल मेम्ब्रेन का ही। चलो इसको नहीं भी कुछ अभी नहीं, ये डबल उबल नहीं होता। चलो अब ऐसे सिंपल सा, चलो समझो बात को। इसके अंदर मैंने बनाया, क्या बनाया, ये है हमारा न्यूक्लियस का डबल मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल क्यों होता है बताया, ताकि उसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये है हमारा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर जिसको मैंने नाम दिया था न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, ठीक है। फिर मैंने बताया था कुछ अंदर में होता है हमारा प्रोटीन, समझ लो ये है प्रोटीन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। हाँ, ये फ्लूइड को मैंने कह दिया न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। फिर मैंने बताया कुछ जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल, अब कोई चीज को न्यूक्लियस से बाहर आना है, ठीक है, कोई चीज को न्यूक्लियस से बाहर आने तो जगह देंगे तब ना। तो ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है जहां से कोई भी चीज यहां से यहां चला गया, ये यहां से यहां चला आया। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ये है हमारा, यहाँ पे ये पूरे स्ट्रक्चर में है साइटोप्लाज्म। क्लियर हो गया। और ये पूरा स्ट्रक्चर को कहेंगे हम न्यूक्लियस। क्लियर हो गया। चलो, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। अब चलो नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो। नेक्स्ट पॉइंट देके लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, on the basis of presence or absence of nuclear membrane,
Organisms are of two types. One is known as prokaryotic and the another one is known as eukaryotic. One is known as prokaryotic and the another one is known as यूकैरियोटिक। अब ये प्रोकैरियोटिक क्या है, उनके बारे में क्या क्या होगा, हम लोग इसके बारे में कल बात करेंगे। आज हमने बहुत कुछ सीखा, होप सो आपको समझ में आया होगा। इसको रिवाइज करना, उसके बाद फिर हम लोग अगला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक से। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़ना है, जेनेटिक मटेरियल, डीएनए, आरएनए भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, कहीं पे कोई डाउट हो जरूर से पूछो, कमेंट करो क्वेश्चन को और मेहनत करो, पढ़ाई करो। चलो टिल देन बाय।